So today we are going to study about सीजर। सीजर के क्या कॉज होते हैं, सीजर क्या होता है, सीजर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सीजर होते हैं, ये आज हम इस लेक्चर में डील करेंगे। तो सबसे पहले सीजर का हम इंट्रोडक्शन की बात करें अगर, तो एक्चुअल में सीजर क्या होते हैं। तो सीजर क्या है? एबनॉर्मल, excessive, irregular and uncontrolled electrical impulses produced from cerebral cortex or we can say brain। पर स्पेसिफिक पार्ट की बात करें अगर हम, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से एबनॉर्मल, जो कि नॉर्मल नहीं, ऑब्वियसली एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिव जनरेट होना, उसी को हम बोलते हैं सीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीजर इज जस्ट अ सिम्टम। सीजर इज नॉट अ काइंड ऑफ डिजीज, सीजर इज अ सिम्टम, नॉट अ डिजीज। एंड सीजर एक पैरोक्सिमल फिनोमेना है। नाउ व्हाट इज पैरोक्सिमल फिनोमेना? पैरोक्सिमल फिनोमेना उस फिनोमेना का कहते हैं जिसका सडन ऑनसेट होता है और सडन ही डिसअपियरेंस होता है। जैसे कि अस्थमा का अटैक भी सडन आता है और सडन ही डिसअपियर होता है। सडन ऑनसेट एंड सडन डिसअपियरेंस, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पैरोक्सिस्मल फिनोमेना, जिसके सडन ऑनसेट हो और सडन ही डिसअपियरेंस हो। अब हम बात करते हैं कि सीजर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस इन सीजर, जब भी किसी पेशेंट को सीजर आएगा, किसी मरीज को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को, तो क्या क्या चेंजेस हैं जो हम देखते हैं सीजर में। तो हम इसके अंदर 4 चेंजेस देखेंगे। पहले होते हैं सेंसरी चेंजेस, कि आपके सेंसरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे हेलुसिनेशन होता है, ऑरा फेज होता है, ये सब सेंसरी चेंजेस में आते हैं, जो हम आगे डील करेंगे डिटेल में। दूसरे चेंज होता है मोटर चेंजेस। मोस्ट कॉमन लोग इसी को जानते हैं, मोटर चेंजेस, जो कि मूवमेंट्स आना, टोनिक क्लोनिक जो हम पढ़ते हैं, वो सब मोटर चेंजेस हैं। थर्ड होता है बिहेवियर में चेंज आना, बिहेवियरल चेंजेस, जैसे कि ड्यूरिंग सीजर पेशेंट का मूड कैसा था, इरिटेबल होता है। फोर्थ होते हैं चेंज इन अवेयरनेस, चेंजेस इन अवेयरनेस, मतलब कि कॉन्शियसनेस में चेंज आना। आगे हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ सीजर, तो उसमें हम पार्शियल और जनरलाइज की बात करेंगे। तो पार्शियल का भी एक सब टाइप होता है सिंपल पार्शियल सीजर, जिसके अंदर पेशेंट कॉन्शियस, उसकी अवेयरनेस जो है वो चेंज लॉस नहीं होती है। तो ऐसे अलग कुछ कुछ कंडीशन में कॉन्शियसनेस लॉस्ट होती है, कुछ कुछ में किसी में नहीं होती है। अगर हम दूसरे टर्म की बात करें, दैट इज फिट्स। फिट्स क्या होता है? फिट्स एक वो सीजर का वो टाइप जिसके अंदर सिर्फ मोटर चेंजेस देखने को मिले। अगर हम सीजर में मोटर चेंजेस देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फिट्स, जिसमें में मोटर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और फिट्स को ही हम कन्वर्जन के नाम से जानते हैं, कन्वर्जन भी कहते हैं, जिसमें सीजर का वो फेज जिसमें मोटर चेंजेस को देखने को मिलते हैं। और वहीं हम बात करें एपिलेप्सी की, सो एपिलेप्सी जब मोर देन 2 एपिसोड्स ऑफ सीजर देखने को मिले, सेम इंडिविजुअल में मोर देन 2 एपिसोड्स ऑफ सीजर देखने को मिले, उसे हम ये एक डिजीज़ है। नाउ इट इज़ कंसिडर टू बी अ डिजीज़, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा एपिसोड्स आते हैं सीजर के। एक कंडीशन होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस। इस कंडीशन में भी मोर देन 2 एपिसोड्स आते हैं, बट विदाउट एनी रेस्ट। मोर देन 2 or more episodes of
सीजर विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी रेस्ट पीरियड, तो उस कंडीशन कहते हैं हम स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में आप वेट नहीं कर सकते हैं सीजर के डिसअपियर का, आपको इमरजेंसी में इसको दिखाना ही पड़ेगा। इट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। तो ये थे व्हाट इज सीजर। सीजर क्या होता है? एबनॉर्मल, आपने वोवल्स जानते होंगे, ए, ई, आई, ओ को छोड़ दो, यू, ए, ई, आई, यू। एबनॉर्मल, एक्सेसिव, इरेगुलर और अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिव जनरेट होना कहाँ से? ब्रेन से। ब्रेन के किसी स्पेसिफिक पार्ट की बात की जाए तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीजर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम जस्ट लाइक फीवर। फीवर इज अ सिम्टम नॉट अ डिजीज। फीवर जस्ट लाइक अस्थमा, अगर हम अस्थमा की बात करें या माइस्थीनिया ग्रेविस की बात करें तो ये पैरोक्सिस्मल फिनोमेना शो करते हैं, जिनका ऑनसेट भी सडन होता है, जो सडनली ही डिसअपियर भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चेंजेस इन सीजर। सीजर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो पहले आते हैं सेंसरी चेंजेस, जैसे कि हेलुसिनेशन, पेशेंट क्या परसीव कर रहा है, ऑरा फेस, ये सब सेंसरी चेंजेस हैं। मोटर चेंजेस, मोटर चेंजेस में जर्की मूवमेंट्स होना, जो हम आगे पढ़ेंगे। मसल टोन में चेंजेस आना, मसल टोन लॉस होना है, मसल टोन बढ़ जाना। बिहेवियर चेंजेस, पेशेंट इरिटेबल मूड में रहता है, बहुत सारे ऑटोमेटिक मूवमेंट देखने को मिलते हैं, लिप्स स्मैकिंग होगी, क्लोथ पिकिंग होगा, ये सब हमें देखने को मिलता है बिहेवियर चेंजेस में। और दूसरा होता है, लास्ट है कॉन्शियसनेस में चेंज आना, पेशेंट की अवेयरनेस में चेंज आता है। TPP की जो बात हम करते हैं, टाइम, पर्सन एंड प्लेस, इसके बारे में अवेयर ना होना, डिसओरिएंटेशन, ये भी प्रेजेंट होती है सीजर के अंदर। इसके बाद आते हैं, हमने टर्म पढ़ी कन्वर्जन और फिट्स। फिट्स और कन्वर्जन सेम है, जिसका मतलब होता है सीजर में मोटर चेंजेस देखने को मिलना। एक टर्म पढ़ी हमने एपिलेप्सी, जो कि डिजीज़ है। अगर किसी को दो या दो से ज़्यादा बार सीजर के एपिसोड्स आ जाएं तो उसी को बोलते हैं हम एपिलेप्सी, मतलब इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डिजीज़। एक टर्म हमने पढ़ी स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसमें विदाउट एनी रेस्ट दो या दो से ज़्यादा सीजर के एपिसोड्स आना, उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो कि क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसके जो अगर हम कॉज की बात करें, अगर हम सीजर के कॉज की बात करें तो वो होता है इडियोपैथिक, यही मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, कोई भी रीज़न, कोई भी कॉज, जो कॉज है सीजर का वो अननोन है, ये तो मोस्ट कॉमन होता है। लेकिन हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की। अगर हम सीजर्स के रिस्क फैक्टर की बात करें तो हम इसको दो बारे में स्टडी करते हैं, दो टर्म्स में। एक होते हैं इंड्यूसर्स, एंड दूसरे होते हैं ट्रिगर्स। ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो इंड्यूस करे सीजर आए जिससे, और जिसको सीजर्स प्रेजेंट है वो किस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं, जिससे दूसरा एपिसोड या अदर एपिसोड्स आने के चांसेस होते हैं। तो इंड्यूसर्स क्या है और ट्रिगर्स क्या है? तो इंड्यूसर्स में हम पहले पढ़ते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब सबको पता ही है, जनरेशन टू जो जनरेशन आगे फॉलो होता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है एब्सेंट सीजर। आगे डील करेंगे हम एब्सेंट सीजर क्या होते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हेरिडिटी में एब्सेंस सीजर। दूसरा इंड्यूसर होते हैं कोई भी हेड इंजरी, कोई इंजरी हुई और इंजरी के बाद पेशेंट को सीजर्स आने स्टार्ट हुए, हेड इंजरी, सब इंड्यूसर्स हैं। थर्ड रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ICP का बढ़ना, इंक्रीज्ड ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो नॉर्मल वैल्यू अगर हम पढ़े तो 5 to 15 mm of Hg होती है,
बट इससे ज़्यादा अगर हो जाए किसी भी कंडीशन में, किसी पैथोलॉजी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में भी सीजर आने के चांसेस होते हैं। तीसरा फैक्टर होता है मेनिंजाइटिस। ये भी एक नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल फंगल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन टिश्यूज़ में इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रोक, जिसको हम CV भी बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। इस कंडीशन में भी सीजर आने के चांसेस होते हैं। ये इंड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट है सडन ड्रग विड्रॉल। आपने सुना भी होगा, जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, जैसे सडनली अपने किसी ने अल्कोहल छोड़ दी तो उसमें सीजर आने के होते हैं, कोकेन एब्यूज़र्स होते हैं, इन सब में भी सीजर आने के चांसेस होते हैं, सब इंड्यूसर्स हैं। अब क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं किसको, सीजर को। जैसे सुना होगा हमने फिजिकल एक्सर्शन, किसी ने ज़्यादा फिजिकली काम कर लिया मेहनत वाला, तो उसमें भी सीजर आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस, ये सीजर को ट्रिगर कर सकता है। अल्कोहल भी सीजर को ट्रिगर कर सकते हैं। जो CNS स्टिमुलेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल कॉफ़ी में हाई कैफीन होता है, ये भी सीजर को ट्रिगर कर सकते हैं। इवन लाउड नॉइज़, जैसे माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, लाउड नॉइज़, ब्राइट लाइट, ये सब भी ट्रिगर कर सकते हैं सीजर को। या फिर आपने सुना होगा वॉल्सल्वा मैन्यूवर, ये भी ट्रिगर कर सकता है आपके सीजर को। एंड लास्ट समथिंग हुआ विटामिन B6 की डेफिशिएंसी। जो हम नियोनेटल सीजर्स होते हैं उसमें विटामिन B6 की कमी की वजह से नियोनेट्स के अंदर भी सीजर्स आ सकते हैं। तो ये सारे थे रिस्क फैक्टर्स। कॉज तो अननोन है, बट कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं या फिर इंड्यूस कर सकते हैं सीजर को। इंड्यूसर में हमने बात करी हेरिडिटी की, हेड इंजरी की, सर पर चोट लगना, ICP का बढ़ जाना, मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन में, स्ट्रोक में, सडन ड्रग विड्रॉल में। अगर इन ट्रिगर की बात करें, जो ट्रिगर कर रहे हैं ऑलरेडी उसके सीजर्स हैं, लेकिन किस वजह से वो ट्रिगर हो जाते हैं, तो फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो गया, किसी प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस दिया गया, अल्कोहल से जो डिप्रेसेंट है, या फिर स्टिमुलेंट से कॉफ़ी हो गई, बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ब्राइट लाइट, या वॉल्सल्वा या विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, ये सब क्या कर सकते, ट्रिगर कर सकते हैं आपके अल्कोहल को, सीजर को। नाउ अब हम पढ़ते हैं मेन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर। जैसे हमने पढ़ा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हैज़ बीन ऑफ सेरेब्रम के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, तो कौन सा हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है, 1 या 2, उसके बेसिस पर हम सीजर को डिवाइड करते हैं इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पार्शियल सीजर्स, सेकेंड इज जनरलाइज सीजर। हम पार्शियल सीजर को फोकल सीजर भी कहते हैं। सो पहले हम डील करते हैं पार्शियल सीजर के बारे में कि क्या होते हैं पार्शियल सीजर। इसके अंदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर का सिर्फ एक कोई पॉइंट है जो इन्वॉल्व होता है, मीन्स एक हेमिस्फीयर का एक पॉइंट अगर इन्वॉल्व है, मीन्स एक साइट जहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एबनॉर्मल देखने को मिल रही हैं, तो इसमें जो फोकल पॉइंट होता है ओनली प्रेजेंट इन वन हेमिस्फीयर। आप पूछे कि फोकल पॉइंट क्या होता है, ये व्हाट इज फोकल पॉइंट, तो वो पॉइंट, वो साइट ऑफ ब्रेन का वो पॉइंट या वो साइट जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस।
ब्रेन का वो पार्ट, वो पॉइंट जो रिस्पॉन्सिबल है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करने में, उसको हमने नाम दे दिया फोकल पॉइंट। अब जिसमें एक फोकल पॉइंट इन्वॉल्व है एक हेमिस्फीयर का, तो उसको बोलते हैं पार्शियल, और जिसमें दोनों हेमिस्फीयर, बोथ हेमिस्फीयर में फोकल पॉइंट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम जनरलाइज्ड सीजर। अब जो पार्शियल सीजर होता है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस कहने का मतलब है कि पेशेंट सीजर के दौरान पेशेंट अवेयर है या उसके अवेयरनेस लॉस हमने कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस हो गया, उस बेसिस से हमने पार्शियल सीजर को 2 में डिवाइड किया है। पहला होता है सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल पार्शियल में पेशेंट अवेयरनेस प्रेजेंट होती है, पेशेंट को अवेयर होता है कि वो कहाँ है, किधर है, उसके आसपास क्या है, उसके सराउंडिंग के बारे में उसे अवेयरनेस होती है। बट कॉम्प्लेक्स में अवेयरनेस लॉस्ट होती है, उसको अवेयरनेस नहीं प्रेजेंट होती है। सिंपल पार्शियल की हम बात करें तो इसके अंदर अब हम चेंजेस की बात करें, सिंपल पार्शियल में क्या क्या चेंज। पहला तो डिफरेंस यही है कि इसमें अवेयरनेस प्रेजेंट होती है और इसमें अवेयरनेस एब्सेंट होती है। आगे अगर हम बात करें क्या क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन सिंपल पार्शियल सीजर। हमने 4 चेंजेस की बात की थी प्रीवियसली, सेंसरी चेंजेस, मोटर चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस और अवेयरनेस। तो हम पहले बात करते हैं सेंसरी चेंजेस की। क्या क्या सेंसरी चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग पार्शियल सीजर। तो सेंसरी चेंजेस के अंदर पहले आते फेस ऑरा। ऑरा आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे वॉमिटिंग आने से पहले नोजिया फील होता है, उसी तरीके से ऑरा को हम नोजिया ऑफ सीजर भी कहते हैं। दैट इज फीलिंग ऑफ इम्पैंडिंग सीजर, जिससे पेशेंट को फील होता है कुछ तो एबनॉर्मल है, उसे कुछ स्मेल आती है, अलग अलग हेलुसिनेशंस फील होती है, दैट इज ऑरा। दूसरा प्रेजेंट होता है इसमें हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन अगर हम बात करें एक चीज़ और है, ऑरा जो है वो अर्लीस्ट इंडिकेटर होता है सीजर का। इट इज़ अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ सीजर। सीजर आने से पहले जो कौन इंडिकेट करता है तो वो होता है ऑरा फेज, उसी से पता चलता है। दूसरा होता है हेलुसिनेशन। अब अलग अलग टाइप के हेलुसिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी। एज यू नो हेलुसिनेशन में पेशेंट को सिर्फ फील होता है, एक्चुअल में स्टिमुलाई एब्सेंट होती है। जो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन में स्मेल, उसको अजीब सी स्मेल आती है, वो मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, उसे कुछ सुनाई भी दे सकता है, टेक्टाइल भी हो सकता है, ऐसा लगता है उसकी बॉडी पे कुछ चल रहा है। ये एब्डोमिनल भी हो सकता है, जैसे उसके पेट में कुछ है, कुछ अजीब से उसको चेंजेस फील होती है, दर्द होता है, ये सब उसको ऐसे हेलुसिनेशंस प्रेजेंट होते हैं। ये सारे आते हैं आपके सेंसरी चेंजेस में। और सेकेंड दूसरे चेंज की अगर हम बात करें तो आते हैं मोटर चेंजेस। हम ये सारे चेंजेस पढ़ रहे हैं पार्शियल के सिंपल टाइप में। मोटर चेंजेस में आती हैं जर्की मूवमेंट्स। जर्की मूवमेंट्स मतलब कि मसल्स में मूवमेंट्स होना, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को ही जर्की मूवमेंट्स कहा जाता है। अब जर्की मूवमेंट्स अगर हम पैटर्न की बात करें कैसे होती है, तो ये डिस्टल पार्ट से स्टार्ट होती है बॉडी के और प्रॉक्सिमल बॉडी कैविटी के और बढ़ती हैं, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। मतलब पहले फिंगर्स में होंगी
लिम्स में होंगे, एक्सट्रीमिटीज़ में होंगी, फिर ये टुवर्ड्स द सेंटर लाइन आती हैं। हम कहें स्मॉल एरिया से लार्ज एरिया की तरफ, स्मॉल एरिया से लार्ज एरिया की तरफ जाके मूवमेंट्स होती हैं। इसी को एक और टर्म बोला था, सो नोन एज जैक्सोनियन मार्च सीजर, जिसमें पैटर्न कैसा होता है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, स्मॉल एरिया टू लार्ज एरिया। ये होते हैं मोटर चेंजेस। अगर हम थर्ड चेंजेस की बात करें, दैट इज बिहेवियर। तो सिंपल पार्शियल में कैसा बिहेवियर होता है उसका, इरिटेबल। कैसा मूड होता है पेशेंट का, इरिटेबल, इरिटेबिलिटी प्रेजेंट होती है। और फोर्थ चेंजेस की बात करें कि कॉन्शियसनेस में क्या चेंज होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पेशेंट को अवेयरनेस प्रेजेंट होती है, अवेयरनेस प्रेजेंट। इसीलिए इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को नोन एज फोकल विद अवेयरनेस। इस चीज़ को कहा जाता है फोकल विद अवेयरनेस। किसको, सिंपल पार्शियल सीजर को। नाउ अगर हम बात करें दूसरे टाइप ऑफ सीजर, दैट इज कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अंदर क्या होता है, इसमें जो फोकल पॉइंट है, अब ये भी पार्शियल का टाइप है, तो इसमें भी जो फोकल पॉइंट है वो एक ही हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होगा, सिंगल हेमिस्फीयर। ये भी यूनिलेटरल होता है, एक ही साइड सीजर आते हैं ब्रेन के। इसमें जो चेंजेस होते हैं सेम एज सिंपल पार्शियल सीजर। इसमें भी सेंसरी के अंदर ऑरा प्रेजेंट होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमन ऑल्फैक्टरी होता है। अगर हम इसमें मोटर चेंजेस की बात करें तो इसमें भी सिंपल पार्शियल की तरह जर्की मूवमेंट्स भी प्रेजेंट होती हैं, बट इसमें साथ में ऑटोमेटिज्म भी प्रेजेंट होता है। अब क्या क्या ऑटोमेटिज्म इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके अंदर होती हैं लिप स्मैकिंग, लिप्स को स्मैक करना, इस तरीके से मूवमेंट करना, क्लॉथ पिकिंग, अपने कपड़ों को पिक करना, क्लॉथ पिकिंग, फेस ट्विचिंग, एक साइड फेस को ट्विच कर लेना, फेस ट्विचिंग भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अगर हम थर्ड बात करें बिहेवियर चेंजेस की, सो इसके अंदर सेम एज इरिटेबल मूड प्रेजेंट होगा, इरिटेबिलिटी प्रेजेंट होती है, बट पेशेंट इसमें शो करता है रेट्रोग्रेड अमनेशिया। रेट्रोग्रेड अमनेशिया, पेशेंट के साथ क्या हुआ और यूं सीधे पेशेंट को बाद में याद नहीं रहता है। रेट्रोग्रेड अमनेशिया भी तब प्रेजेंट होता है अगर आपके कौन सा वाला लोब प्रेजेंट हो हेमिस्फीयर का, टेम्पोरल लोब की अगर इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि वो मेमोरी के रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्पोरल लोब की अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो पेशेंट शो करता है रेट्रोग्रेड अमनेशिया, उसको पीछे कुछ भी याद नहीं रहता। टेम्पोरल लोब की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसको कहा जाता है नोन एज टेम्पोरल लोब सीजर, टेम्पोरल लोब सीजर भी कहा जाता है। फोर्थ चेंज की बात करें अवेयरनेस की, तो इसमें अवेयरनेस एब्सेंट होती है, पेशेंट को पता नहीं होता है, इसलिए इसको भी अदर नेम कहा जाता है फोकल। जैसे सिंपल पार्शियल फोकल विद अवेयरनेस सीजर कहा गया था, इनको बोलते हैं फोकल विदाउट अवेयरनेस। पेशेंट को टीपीपी के बारे में पता नहीं होता है। तो ये थे हमारे सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, दोनों में क्या क्या चेंजेस आते हैं मैंने बता दिया आपको। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें सिंपल पार्शियल सीजर के चेंजेस की, तो पहला होता है सेंसरी चेंज, जिसमें हम देखते हैं ऑरा फेज
जिसमें जो नॉज़ल ऑफ सीजर भी कहा जाता है, जो कि अर्लीस्ट इंडिकेटर है सीजर का, और इसमें पेशेंट को फील होता है कि सीजर आने वाले हैं, जो एक्चुअली आए नहीं है बट आने वाले हैं। दूसरा है हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमन होता है ऑल्फैक्टरी, बाकी ऑडिटरी, विजुअल, टेक्टाइल, एब्डोमिनल, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर हम मोटर चेंजेस की बात करें तो जर्की मूवमेंट होते हैं, जो कि अगर डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है, इसलिए इनको जैक्सोनियन मार्श सीजर भी कहा जाता है। बिहेवियर में पेशेंट इरिटेबल बिहेवियर शो करता है, कॉन्शियसनेस इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है फोकल विद अवेयरनेस या सिंपल पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स, अब हम दूसरे टाइप कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की बात करें तो उसके अंदर जो फोकल पॉइंट है वो भी सिंगल हेमिस्फेयर में ही होता है, यूनिलेटरल फीचर शो करता है। फीचर कैसा होता है? यूनिलेटरल। इसके चेंजेस की बात करें तो इसमें भी ऑरा फेज होगा, हेलुसिनेशन प्रेजेंट होगा, जर्की मूवमेंट भी होंगे, और साथ में इनके ऑटोमेटिज्म शो करेगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट शो करता है, लिप स्मैकिंग, क्लोथ पिकिंग, फेस ट्विचिंग। बिहेवियर की बात करें तो उसमें इरिटेबल मूड शो करता है, और साथ में शो करता है रेट्रोग्रेड अमनेशिया, जो सिंपल से डिफरेंट है। इफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्पोरल लोब इज प्रेजेंट, इसलिए इसको टेम्पोरल लोब सीजर भी कहा जाता है। इसमें अवेयरनेस एब्सेंट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है फोकल विदाउट अवेयरनेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जनरलाइज्ड सीजर। जैसे हमने इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेरिब्रल अवेयरनेस के बेसिस पर हमने पार्शियल सीजर को डिवाइड किया सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, इसी तरह से जनरलाइज सीजर को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मसल टोन, ऑन द बेसिस ऑफ मसल टोन। तो मसल टोन के बेसिस पे आज हम 6 टाइप के सीजर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एब्सेंट सीजर, फिर हम डील करेंगे एटोनिक सीजर, थर्ड टाइप इज टोनिक सीजर, फोर्थ वन इज मायोक्लोनिक सीजर, फिफ्थ इज क्लोनिक सीजर, एंड सिक्स्थ वन इज टोनिक क्लोनिक सीजर। तो हम 6 सीजर के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज एब्सेंट सीजर। हमने इसका मोस्ट कॉमन अगर हमने इस फैक्टर देखा था तो वो था हेरिडिटरी। एब्सेंट सीजर, एब्सेंट सीजर के अंदर मसल टोन में कोई भी चेंज नहीं आता है, नो लॉस ऑफ मसल टोन। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में कॉमन होता है। इसके अंदर क्या होता है, मसल टोन में कोई चेंज नहीं आता, जैसा बच्चा बैठा हुआ उसी पोजीशन में बैठा रह जाता है। इसके अंदर क्या ऐसा फीचर होता है, इसको अगर वो वॉल की तरफ देख रहा है तो काफ़ी देर तक वो वॉल की तरफ ही देखता रह जाता है, इसलिए इसको ब्लैंक स्टेयरिंग भी कहा जाता है, ब्लैंक स्टेयरिंग, या फिर कहा जाता है डे ड्रीमिंग। जैसे बच्चा दिन में सपने देख रहा हो, डे ड्रीमिंग। और इसी को कहा जाता है पेटेट माल सीजर। पेटेट माल सीजर, अगर हम ग्रैंड माल सीजर पढ़ेंगे इसको कहा था पेटेट माल सीजर। इसमें याद रखने वाला पॉइंट बस ये है, इस नो लॉस ऑफ मसल टोन, मसल टोन में चेंज नहीं होता। ना अगर हम दूसरे सीजर की बात करें वो था हमारा एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर के अंदर क्या होता है, इसमें सडन लॉस ऑफ मसल टोन, सडन लॉस ऑफ मसल टोन, मसल टोन में अचानक से लॉस जाना, मसल की जो कॉन्ट्रैक्टिव एकदम से लॉस जाना, क्या होता है बॉडी ढीली फ्लैसिड हो जाती है। ये देखने को, इसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज एकाइनेटिक सीजर। कोई मूवमेंट नहीं होती, मसल लॉस हो जाती है, इसलिए इसको कहता है एकाइनेटिक सीजर। ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो ये एसोसिएटेड होता है हेड इंजरी। हेड इंजरी के बाद आने वाला अगर सीजर जो मोस्ट कॉमनली सीजर एसोसिएटेड होता है वो होता है एटोनिक सीजर। ये बेसिक से डिफरेंस है। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें दैट इज टोनिक। अब टोनिक सीजर के अंदर क्या होगा, टोनिसिटी जो टोन है मसल की अचानक से बढ़ जाएगी, तो सडन इंक्रीज इन मसल टोन, मसल की जो टोनिसिटी वो अचानक से बढ़ जाती है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन
बढ़ जाएगी। तो क्या क्या फीचर्स शो करेगा? इसमें जो आई है वो अपवर्ड की तरफ रोटेट हो जाती है, अपवर्ड रोटेटेड आईज। जॉ जो है वो लॉक हो जाती है, जॉ लॉकिंग देखने को मिलती है। हाथ और फिस्ट जो है वो क्लेंज हो जाती है। और पेशेंट की ओफिस्टोटोनस पोजीशन होती है, धनुषाकार। जैसे सर है, इस तरीके से जो बॉडी है वो अकड़ जाती है, ओफिस्टोटोनस पोजीशन देखने को मिलती है। अगर ये सब चीज़ें होंगी, पेशेंट जॉ लॉक हो जाएंगी, रोटेटेड आइज होंगी, हेड एंड फेस क्लेंज हो, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क प्रेजेंट हो सकते हैं? तो रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिल सकता है। सलाइवा कंट्रोल नहीं होता है, माउथ के अंदर सलाइवा का होल्ड ना होना और सलाइवा फिर बाहर आना, उसको बोलते हैं रूलिंग ऑफ सलाइवा। एपनिया देखने को मिल सकता है, सांस ना आना, रुक जाना। अगर एपनिया होगा तो इसके अंदर साइनोसिस भी देखने को मिलता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होना, रेस्पिरेटरी रेस्ट के कारण रेस्पिरेशन रुक जाना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है टोनिक सीजर में। नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें, दैट इज मायोक्लोनिक सीजर। तो इसके अंदर देखने को मिलता है रिदमिक contraction and relaxation of muscle। इसी को हम एक्चुअली बोला जाता है जर्की मूवमेंट्स, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है। ये देखने को मिलता है मायोक्लोनिक सीजर में। द डिफरेंस ये है, जो मायोक्लोनिक सीजर है वो सिर्फ ब्रीफ, मतलब थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट होता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है, और इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल प्रेजेंट होती हैं। लार्जर मसल्स में नहीं आता, स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल में ये प्रेजेंट होता है मायोक्लोनिक। यहीं पे हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे फिफ्थ सीजर, दैट इज क्लोनिक सीजर। क्लोनिक सीजर में भी सेम है, इसमें भी रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, जर्की मूवमेंट्स होती हैं, जर्की मूवमेंट, बट ये लॉन्गर पीरियड के लिए होती हैं, फॉर लॉन्गर पीरियड इन लार्ज ग्रुप ऑफ मसल। इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व होती हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन मायोक्लोनिक एंड क्लोनिक में। इसमें भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जर्की मूवमेंट्स है, इसमें भी जर्की मूवमेंट्स है, बट मायोक्लोनिक स्मॉल इंटरवल के लिए होता है और ये लार्ज इंटरवल के लिए। इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सिक्स टाइप है हमारा टोनिक क्लोनिक सीजर। ये वो सीजर है जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है एडल्ट्स में भी, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवरऑल सीजर की बात किया जाए तो वो टोनिक क्लोनिक ही होता है। इसको शॉर्ट में बोलेंगे TCS। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर है ये, यही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर है इन अडल्ट। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर इन चिल्ड्रन, अगर हम बच्चों में बात करें तो उसमें कौन सा होता है? उसमें TCS नहीं होता, उसमें होता है फेब्राइल सीजर। कौन सा सीजर? फेब्राइल, जिसमें फीवर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फेब्राइल सीजर है वो भी एक टाइप है किसका? टोनिक क्लोनिक सीजर का ही टाइप होता है फेब्राइल सीजर। तो मोस्ट कॉमन सीजर कौन सा होता है? टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक सीजर को ही प्रीवियसली नोन एज, इसी सीजर को पहले कहते थे हम ग्रैंड मैल सीजर। इसी को ग्रैंड मैल सीजर भी कहा जाता है। पिटेट मैल सीजर कहा जाता है एब्सेंस को, और टोनिक क्लोनिक सीजर कहा जाता है ग्रैंड मैल सीजर को। अब इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं? स्टेजेस ऑफ TCS।
अब ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहली स्टेज होती है ऑरा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी फेज़ होता है अनकॉन्शियस। पहले ऑरा फेज़ होगी, फिर पेशेंट की कॉन्शियसनेस लॉस होती है, अनकॉन्शियसनेस, जो कि लॉन्गर फेज़ होती है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ अगर कहा जाए स्टेजेस में तो वो अनकॉन्शियसनेस होती है। थर्ड फेज़ होती है टोनिक फेज़, जिसमें हमने पढ़ा जर्की मूवमेंट्स आते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होती है, सडन इंक्रीज होती है मसल टोन, जिसके अंदर लिप ये अपवर्ड रोटेटेड आइज देखने को मिलती हैं, जॉ लॉक देखने को मिलता है, हैंड फेस क्लेंच देखने को मिलती है। फोर्थ आते हैं क्लोनिक फेज। पहले मसल टोन बढ़ती है, फिर बाद में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रेजेंट होता है, फिर होती है क्लोनिक फेज। और फिफ्थ में आती है रिकवरी फेज। लास्ट स्टेज देखने को मिलती है रिकवरी। पहले ऑरा, फिर होते अनकॉन्शियसनेस, फिर होते टोनिक फेज, फिर होते क्लोनिक फेज और फिर होते रिकवरी फेज। रिकवरी फेज के अंदर ही पेशेंट कंफ्यूज दिखता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड अमनेशिया प्रेजेंट है, उसे याद नहीं रहता उसके साथ क्या हुआ था, कंफ्यूज देखने मिलेगा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा प्रेजेंट हो सकता है, अगर जॉ लॉक्ड होती है तो वो एकदम से निकलता है। पेशेंट को बहुत हेडेक देखने को मिल सकता है और प्रेजेंट होती है टोर्स पैल्सी। क्या प्रेजेंट होती है अभी टोर्स पैल्सी? क्या होता है पैल्सी? मतलब मसल में वीकनेस। तो वीकनेस प्रेजेंट होना अप टू 12 आवर्स, 12 घंटे तक पेशेंट की जो मसल्स है वो ऐसे होती है एकदम वीक पड़ जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो क्या क्या डायग्नोसिस देखने को मिलते हैं सीजर में? कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे? सीटी स्कैन करा सकते हैं हम, एमआरआई करा सकते हैं, पेट स्कैन करा सकते हैं हम, ईईजी करा सकते हैं हम, और हम करा सकते हैं ईपीएस, दैट इज इवोक्ड पोटेंशियल स्टडी, जिसमें हम सोमेटोसेंसिस के बारे में, विजुअल और ऑडिटरी सेंसेस की स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो हम ड्रग्स दे सकते हैं। ड्रग्स के अंदर हम दे सकते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल वेलप्रोएट, कार्बामेज़ेपिन, और हम दे सकते हैं फेनिटोइन, लैमोट्रिजिन दे सकते हैं हम। तो ये कुछ हम ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कुछ सर्जरी हो सकती है इसमें। अगर हम सर्जरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, सर्जिकल रीसेक्शन ऑफ फोकल पॉइंट। जिस पॉइंट से एब्नॉर्मल, एक्सेसिव, अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई थी, हम उसको रिसेक्ट कर सकते हैं। अगर मेनली कहाँ प्रेजेंट हो? टेम्पोरल लोब में, तो हम उस पार्ट को रिसेक्ट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं वेगस नर्व को स्टिमुलेट, वेगल नर्व स्टिमुलेशन। इसके बाद में अगर हम थर्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। तो अब नर्सिंग मैनेजमेंट, पहले तो प्रिवेंट करना। फर्स्ट पढ़ेंगे हम सीजर को आने से प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंट सीजर। फिर हम पढ़ेंगे बिफोर सीजर एंड आफ्टर सीजर क्या क्या नर्सिंग एक्शंस हम ले सकते हैं। तो सीजर आने को रोकना, हमने जैसे पढ़ा था कुछ जो चीज़ें हैं जो ट्रिगर, हम इंड्यूसर्स को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, बस हम ट्रिगर्स को क्या कर सकते हैं, अवॉइड। तो पहला है अवॉइड ट्रिगर्स। जो हमने ट्रिगर्स की बात करी, जैसे कि फिजिकल एक्सर्शन है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली वो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तभी हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर सकते हैं। तो हम फिजिकल एक्सर्शन में ही कर सकते हैं, डू नॉट अलाउ पेशेंट टू एम्बुलेट
ज़्यादा पेशेंट एम्बुलेट ना करे, कॉरिडोर में ना घूमे या फिर एक्स्ट्रा फिजिकल एक्सर्शन ना करें। दूसरा हम कर सकते हैं अवॉइड इमोशनल स्ट्रेस। हमने एक ट्रिगर पढ़ा था इमोशनल स्ट्रेस, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लिमिट कर सकते हैं विजिटर्स को, ज़्यादा विजिटर्स को मिलने ना दिया जाए, जितने ज़्यादा विजिटर्स होते ज़्यादा स्ट्रेस। और हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं अल्कोहल के लिए कॉफ़ी, CNS स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट्स, ये सबको हम अवॉइड कर सकते हैं। पेशेंट को टॉयलेट तक हम अकम्पनी कर सकते हैं, अकम्पनी पेशेंट टू टॉयलेट। वेलसल्वा के लिए हमने पढ़ा था वेलसल्वा, उसके लिए हम अवॉइड कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन ना होने दे पेशेंट को, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज से दिक्कत थी, तो ब्राइट लाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिम लाइट में, तो रूम की लाइट को डिम रखो, कूल काम एनवायरनमेंट दो पेशेंट को, शोर शराबा ना हो, ज़्यादा ब्राइट लाइट ना हो रूम की। ये सब हम कुछ ट्रिगर्स को अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं, इससे प्रिवेंट कर सके हम सीजर के एपिसोड आने को। अब नेक्स्ट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जस्ट बिफोर सीजर। अगर हमें पता है पेशेंट को सीजर आने वाले हैं तो हम तब क्या करेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जस्ट बिफोर सीजर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोला, आप बोलो क्या क्या एक्शन जो एक नर्स है वो ले सकती है। पहला, अगर हमें पता चला इस पेशेंट को सीजर आने वाला और फेज में, तो तुरंत पेशेंट को ले डाउन कर दो। मेक पेशेंट क्लाइंट ले डाउन, चाहे फ्लोर पर है, कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं तो फ्लोर पर लेटा दो, ना तो ऑब्वियसली बेड पर। उसके बाद पुट पिलो अंडर हेड, उसके सर के नीचे एक पिलो लगा दो, एंड या फिर अगर पिलो नहीं है तो हेड को अपने लैप में रख लो। सर को अपनी, उस पेशेंट के सर को अपने गोद पर, ताकि हेड इंजरी से आप प्रिवेंट कर सको। या तो पिलो लगा, तो पिलो अवेलेबल नहीं है तो उसको अपनी लैप में उसके सिर को रख दो। सेकेंड, अगर वो बेड पर है तो बेड की हाइट को कम करो ताकि पेशेंट गिरे तो उसको ज़्यादा चोट ना लगे। लोअर कर दो बेड को, साइड रेल्स को अप कर दो, बेड की साइड रेल को अप कर दो टू प्रिवेंट इंजरी, पेशेंट को फॉल होने से बचा सके। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, एस्पायर ना कर सके एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने की लेफ्ट लेटरल, क्योंकि ड्रूलिंग और सलाइवा प्रेजेंट हो सकता है तो वो एस्पिरेट ना कर जाए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे हम। अगर पॉसिबल है तो मेक ऑक्सीजन सप्लाई, सक्शन अवेलेबल रखेंगे। उसे क्लॉथ को लूज कर देंगे, लूज इन द क्लोथ, पेशेंट के क्लॉथ को टाइट नहीं रखना है। अगर उसने डेंचर्स पहने तो हम वो रिमूव कर देंगे, ये हम बिफोर सीजर कर रहे हैं, तो अगर पेशेंट डेंचर लगाता है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। इंसर्ट करेंगे माउथ गैग ताकि टंग बाइट से प्रिवेंट कर सके। इंसर्ट माउथ गैग बिफोर सीजर, ड्यूरिंग सीजर हम उसके पेशेंट के माउथ में कुछ भी नहीं इंसर्ट करेंगे। पेशेंट को कभी भी रिस्ट्रेन नहीं करना है, उसको बांधना नहीं है, फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट को, इतने जगह के मूवमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेवर एडमिनिस्टर CNS डिप्रेसेंट, को किसी भी प्रकार का CNS डिप्रेसेंट पेशेंट को नहीं देंगे। इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा बिफोर सीजर इज रिस्क फॉर इंजरी, क्योंकि इसमें डर रहता है कि पेशेंट के गिरने का, तो रिस्क फॉर इंजरी। लास्ट टॉपिक है नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग सीजर। सीजर आने, अगर सीजर आ चुका है तब नर्सिंग एक्शन क्या होगा, वही लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे हम। ड्रिलिंग ऑफ सलाइवा प्रेजेंट है इस वजह से। इफ पॉसिबल
ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अगर पॉसिबल है तो ही देंगे। ऑक्सीजन सप्लाई देंगे इफ़ पॉसिबल। कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है पेशेंट के माउथ में, ना ही पानी दोगे, ना ही माउथ गैग, ना ही सॉक्स उठाओगे, ना ही कुछ करोगे। पुट नथिंग इनटू माउथ। बेड को लोअर कर देंगे, साइड रेल्स को अप कर देंगे, कपड़ों को लूज कर देंगे। यहाँ पर भी आप स्ट्रेन नहीं करोगे, नेवर रीस्ट्रेन। इस फेज में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है असेस करना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजर। सीजर किस टाइप का है, कौन सा सीजर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पेशेंट शो कर रहा है, वो हम इस फेज में असेस कर सकते हैं। इधर भी प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस यही रहेगा, रिस्क फॉर इंजरी, उसी को हमें प्रायोरिटी देनी है। नाउ नर्सिंग एक्शन पोस्ट सीजर। सीजर आने के बाद क्या नर्सिंग एक्शन होगा? लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले पेशेंट को हम ओरिएंट कराएंगे टाइम से, पर्सन से और प्लेस से। नेवर डिस्कस अबाउट एपिसोड्स ऑफ सीजर, क्योंकि ट्रिगर कर सकता है पेशेंट को। उससे हम सीजर के एपिसोड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पेशेंट को ओरिएंट कराएंगे कि वो कहाँ पर है, क्या समय हुआ है और किसके साथ है, ताकि पर्सन पैनिक ना करे। और इसमें जो नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा प्रायोरिटी वाला, वो रहेगा रिस्क फॉर एस्पिरेशन। रिस्क फॉर एस्पिरेशन, सलाइवा आता तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। थैंक यू।